Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Vinita Chauhan Online Classes. So today I am here with new video. So in this video we will talk about paper number 6 of computer test series. So let's move on the first question. तो मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं अपना जो पेपर 6 है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 53 जो आपका है वो है आपका क्वेश्चन शोध गंगा किसका भंडार है। ओके, तो जैसे कि आपके पास में जो चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से पहला जो ऑप्शन है वो है ई संसाधन, बी ऑप्शन है आपका ई जर्नल, तीसरा जो ऑप्शन है आपका ई बुक्स एंड फोर्थ जो ऑप्शन है आपका ई थीसिस। तो इस तरह से आपके जो चार ऑप्शन है, क्वेश्चन आपका है शोध गंगा किसका भंडार है। ओके, शोध गंगा किसका एक रिपॉजिटरी है वो आपको यहाँ पर आंसर बताना है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ क्योंकि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, अपने लाइब्रेरी साइंस फील्ड में काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो आपको बताना है इसमें। तो चलिए मैं आपको इसका जो करेक्ट आंसर है आपने पता कर ही लिया होगा, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। तो ई थीसिस इसका जो करेक्ट आंसर है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आपको इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें आपको आसानी होगी उसको सॉल्व करने में। तो देखिए, एक जो टर्म है आपकी वो है आपकी शोध गंगा, और दूसरी टर्म आपने सुनी होगी वो है आपकी शोध गंगोत्री। तो इसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न ज़रूर होता होगा। तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ जिससे कि इन फ्यूचर आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए, शोध गंगा को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा शोध गंगोत्री क्या है। ठीक है, तो शोध गंगोत्री जो है वो भी एक आपकी रिपॉजिटरी है जो कि डिज़ाइन की है आपने इन्फ्लिमनेट के द्वारा डिज़ाइन किया गया है इसको। अब जो शोध गंगोत्री रिपॉजिटरी है वो किसकी रिपॉजिटरी है, मीन्स किसका भंडार है। तो ये है इंडियन रिसर्च इन प्रोग्रेस, मीन्स वो रिसर्च इंडिया के अंदर जो अभी प्रोग्रेस में है जो चल रही हैं उनकी एक रिपॉजिटरी है। अब इसमें होता क्या है कि मतलब कोई भी अगर स्टूडेंट है, अगर वो अपने आप को पीएचडी प्रोग्राम के लिए इन्वॉल्व होना चाहता है कोई स्टूडेंट, तो उसको एक सिनॉप्सिस या फिर कोई रिसर्च प्रपोजल देना पड़ता है। मीन्स इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जो होती है वो इस रिपॉजिटरी में सबमिट करनी पड़ती है पीएचडी प्रोग्राम में इन्वॉल्व होने के लिए। ओके, अब वो जो इसकी सिनॉप्सिस है, जो इसके रिसर्च प्रपोजल है, वो किसी माइनर या फिर किसी मेजर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। ओके, तो इस तरह से वो जो सिनॉप्सिस है वो इस रिपॉजिटरी में सबमिट कर दी जाती है। देन उसके बाद में क्या होता है कि जो आपने सिनॉप्सिस को सबमिट किया है अगर वो आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, ओके, तो मींस क्या है कि आप अपने जो रिसर्च है, जो भी आपका जो प्रोजेक्ट है माइनर या फिर मेजर प्रोजेक्ट है, आप उसको कंटिन्यू करोगे। ओके, देन कंटिन्यू करने के लिए क्या होता है कि आपको जो सिनॉप्सिस आपने सबमिट की है उसका फुल टेक्स्ट थीसिस भी आपको रेडी करना पड़ता है। ओके, देन अगर आप फुल टेक्स्ट थीसिस है अगर आप एक बार वो सबमिट कर देते हैं शोध गंगोत्री में, देन शोध गंगोत्री क्या करता है कि उसका जो लिंक है वो एक लिंक को क्रिएट करता है। देन वो लिंक जो है वो शोध गंगा को प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है, और इसीलिए बोला गया है कि जो शोध गंगा है वो कलेक्शन ऑफ ई थीसिस है, मीन्स ई थीसिस का कलेक्शन है आपका, रिपॉजिटरी है आपका शोध गंगा। और बात करें कि शोध गंगोत्री तो वो आपकी सिनॉप्सिस हो सकता है या फिर रिसर्च प्रपोजल हो सकता है। क्लियर है, तो आपकी स्टार्टिंग में जो आपकी सिनॉप्सिस हैं वो कलेक्ट रहती हैं, स्टोर्ड रहती हैं शोध गंगोत्री में, और जो आपकी थीसिस का जो कलेक्शन है जो रिपॉजिटरी है वो है आपकी शोध गंगा। तो इस तरह से ये दोनों ही टर्म थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप कि आपको ये जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका 61 जो कि आपका कंप्यूटर से है। तो चलिए देखते हैं 61 जो क्वेश्चन है आपका, उसमें पूछा गया है कि पीपीबीएस तकनीक का विकास किसके द्वारा हुआ। ओके, तो इसमें वही चार ऑप्शन आपके जो आंसर दे रखे हैं, RRLF, यूएस डॉट, भारतीय स्टेट बैंक, एकदम डिफरेंट ऑप्शन दे रखा है। देन इसमें लास्ट में वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक भी दे रखा है। तो ये चार जो ऑप्शन है इसमें से करेक्ट आपको बताना है। आपको जो करेक्ट आंसर पता लग रहा होगा इसमें, अगर आपने पीपीवीएस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो इसमें पूछा गया है पीपीवीएस तकनीक के बारे में। तो चलिए इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, बी ऑप्शन है यूएस डॉट, ये है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ओके, यूएस का एक डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उसके द्वारा इसको तकनीक को बनाया गया है। अब ये तकनीक जो है वो क्या है, इसको बोला जाता है प्लानिंग प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम। मीन्स जो एक टेक्निक है, एक सिस्टम है, ये बजट का सिस्टम है, मीन्स एक बजट की टेक्निक है
मीन्स जैसा कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है, अगर तो उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं, मीन्स उनके बीच में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ओके, उन रिसोर्स के बीच में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसमें क्या करते हैं कि उन रिसोर्सेज की जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटीज़ हैं, उन प्रायोरिटीज़ को सेट करना, ओके, उनकी प्राथमिकता को सेट करना कि किस रिसोर्स को किस टाइम पे यूज़ में लेना है, ओके। और मीन्स एक प्लान को रेडी करना, ठीक है, कि किस प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम है हमारा, उस प्रोग्राम को किस तरह से प्लान के तहत उसको वन बाई वन हमें उस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें काम किया जाता है और इसको रेडी किया गया है कि मतलब कोई भी अगर प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्ट लगेगी, ओके, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, और मतलब उसमें जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो सकता है, और कोई प्रोजेक्ट है तो वो कितने समय में कंप्लीट हो सकता है। तो इसके बारे में डिस्कस जो किया जाता है वो पीपीवीएस में डिस्कस किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म जो मैंने आपको बताई वो है आपकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग सिस्टम। इसको डिज़ाइन किया है आपका यूएस डिपार्टमेंट ने, जो कि डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ओके। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका एकदम करेक्ट है। तो चलिए मूव करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 62। इसमें पूछा गया है कि पर्ट का अर्थ है, मीन्स पर्ट का क्या अर्थ है ये पूछा गया है। मीन्स इसकी एक फुल फॉर्म पूछी गई जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए है: प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिवर्स टेक्निक, या फिर पोस्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, और सी ऑप्शन दे रखा है पोस्ट ग्रेजुएट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, और डी जो ऑप्शन है वो आपका है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो इस तरह से आपके जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, करेक्ट जो आंसर है वो है आपका डी, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो है। और पर्ट जो है वो क्या है इसके बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि पर्ट को किस टाइम पे डिज़ाइन किया गया था, इसको कब डिज़ाइन किया गया था, या फिर इसको क्यों डिज़ाइन किया गया था, और ये चीज़ है क्या, ओके। जैसे अभी एनबीएस इंटरव्यू में अगर बात करें तो इसमें हो सकता है ये क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाए कि पर्ट की फुल फॉर्म क्या है, और इसको क्यों बनाया गया, और ये क्या है, किस तरह की टेक्निक है। तो सबसे पहले जो पर्ट है मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो इसके साथ ही साथ एक 2 टेक्निक जो होती है मैं आपको बता देता हूँ, जो पॉपुलर टेक्निक है मैनेजमेंट की, वो 2 टेक्निक हैं। तो पहली जो टेक्निक आपकी पर्ट है, और दूसरी जो चीज़ है वो है आपकी सीपीएम। ये दोनों काफ़ी पॉपुलर टेक्निक है मैनेजमेंट की। तो इसमें क्या होता है, तो आज जो क्वेश्चन है इसमें है पर्ट। तो इसमें क्या होता है, कोई भी मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ होता है। मीन्स उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, तो उन एक्टिविटीज़ को किस तरह से हमें परफॉर्म करना है, ओके, कौन सी एक्टिविटीज़ को कब करना है, और टाइम के अकॉर्डिंग उनको कैसे कैसे परफॉर्म करना है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें लास्ट में एक ग्राफ को रेडी किया जाता है, जो एक नेटवर्क ग्राफ होता है, जो एक्टिविटीज़ के बीच में एक नेटवर्क को शो करता है, और उसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला जाए। मीन्स किस तरह से किसी प्रोग्राम को किया जाए कि जिससे उसमें कम लागत और कम समय लगे, ओके। तो इस तरह से ये वर्क करता है। तो पर्ट में थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ, जो पर्ट है इसमें क्या है, जो आपके जो टाइम है, मीन्स जो टाइम है वो 3 तरह का टाइम आपको देखने को मिलेगा। तो पहला जो टाइम है वो आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम, आशावादी समय जिसे बोलते हैं। दूसरा जो टाइम है आपका मोस्ट लाइकली टाइम, जिसको सबसे अधिक संभावना समय बोला गया है। और तीसरा जो टाइम है वो है पेसिमिस्टिक टाइम, निराशावादी समय। तो क्वेश्चन आपसे अगर ये बन जाए कि अगर इन डेप्थ अगर पूछ लिया जाए नेट के एग्जाम में, अगर डिस्कस कर लिया जाए कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम या फिर पेसिमिस्टिक टाइम जो है वो किस मैनेजमेंट टेक्निक के पार्ट है, किस मैनेजमेंट टेक्निक में इनको डिस्कस किया जाता है इस तरह के समय को। तो आपने अगर पर्ट में ये चीज़ पढ़ी है तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि पर्ट में इन 3 तरह के जो टाइम है हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो 3 टाइम है, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम, तो ये 3 टाइप के जो टाइम है इनको देखा जाता है, उन्हीं के बेस पे जो एक्टिविटीज़ है उनको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। और अगर बात करें सीपीएम की, जो दूसरी जो टेक्निक मैंने आपको बताई, क्रिटिकल पाथ मेथड, ओके, क्रिटिकल पाथ मेथड, इसमें क्या है, जो समय होता है वो एक डिटर्मिनिस्टिक समय होता है, उसका जो नेचर होता है टाइम का वो एक डिटर्मिनिस्टिक होता है। मीन्स एक निश्चयात्मक होता है, नियतात्मक या निश्चयात्मक होता है, जो डिटर्मिनिस्टिक टाइम होता है नेचर में, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। पर्ट में 3 तरह का टाइम अब मैंने आपको बताया, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक। और सीपीएम में जो टाइम है वो उसका जो नेचर है वो कैसा है, डिटर्मिनिस्टिक टाइम है। तो ये जो मैंने 3 चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 62 में मैंने आपको बताया, और इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसमें उससे पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी।
चलिए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका 67 जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि थीसिस किसका उदाहरण है। मीन्स थीसिस के बारे में इसमें पूछा गया और आपके जो 4 ऑप्शन है वो दे रखे हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है माइक्रो दस्तावेज, दूसरा जो है मैक्रो दस्तावेज, तीसरा है मेटाडेटा और डी ऑप्शन है पारंपरिक दस्तावेज। मीन्स माइक्रो डॉक्यूमेंट्स बोला है, मैक्रो डॉक्यूमेंट्स बोला है, मेटाडेटा बोला है और ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट्स बोला है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है आपका। जो ट्रेडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको थीसिस बोला जाता है, ठीक है। तो अब जो थीसिस है इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, एक तो थीसिस होता है, एक फिर डिसर्टेशन भी होता है। तो डिसर्टेशन और थीसिस में थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। तो थीसिस क्या है, आपका जो ओरिजिनल जो रिसर्च है, ओके, ओरिजिनल कोई भी रिसर्च है उसका एक पीस बोल सकते हैं, ओके। अ थीसिस इज अ पीस ऑफ ओरिजिनल रिसर्च, ओके। कोई भी रिसर्च है उसका एक पार्ट हो सकता है आपका, उसको थीसिस बोला गया है। और जो कि परफॉर्म किया जाता है किसी पीएचडी डिग्री को ऑब्टेन करने के लिए, ओके। पीएचडी डिग्री को परफॉर्म मतलब इन्वॉल्व होने के लिए हमें किसी न किसी थीसिस को परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो आपके थीसिस से, अगर आप बात करें कि डिसर्टेशन क्या है, तो डिसर्टेशन क्या है, एक ब्रॉडर पार्ट है, ओके। एक बड़ा पार्ट है जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में जो कोई प्रोजेक्ट होते हैं, आपके मेजर प्रोजेक्ट चलते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए हमें एक डिसर्टेशन को रेडी करना पड़ता है। जबकि पीएचडी में इन्वॉल्व होने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई ना कोई जो रिसर्च करनी पड़ती है, तो उसके लिए क्या हमें थीसिस का होना ज़रूरी है, थीसिस लिखनी पड़ती है। अगर बात करें किसी बड़े प्रोजेक्ट की जो कि हम पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च में करते हैं, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है एक डिसर्टेशन लिखने की, ठीक है। और तो ये जो चीज़ थी, मतलब इसमें कह सकते हैं कि जो थीसिस जो है वो आपका एक शॉर्टर है, मीन्स एक छोटा पार्ट है डिसर्टेशन का, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। बाकी जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि थीसिस किसका उदाहरण है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है आपका पारंपरिक दस्तावेज, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो 79 है वो आपसे पूछा गया है कि एक डेटाबेस किसका संग्रह है। मीन्स इसमें पूछा गया है कि डेटाबेस किसका जो संग्रह है, कलेक्शन होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन अगर आपको पता लग रहा होगा। इसका पहला जो ऑप्शन दे रखा है मशीन में पाठ्य रूप में रिकॉर्ड, दूसरा जो है पुस्तकें, तीसरा है इनमें से कोई नहीं, चौथा जो ऑप्शन है वो है जर्नल। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता लग रहा होगा। तो देखिए जो पहला जो ऑप्शन है मशीन में पाठ्य रूप में रिकॉर्ड, मीन्स एक जो मशीन मतलब बोला गया है यहाँ पर कोई कंप्यूटर सिस्टम या फिर कोई भी एक ऐसा डिवाइस जो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पे उस इंफॉर्मेशन को आप रिट्रीव करते हैं। तो इस तरह की जो डिवाइस है, जो मशीन है, तो उसमें जो रिकॉर्ड डेटा है उसको क्या बोला गया है, डेटाबेस बोला गया है, ठीक है। तो डेटाबेस एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है किसी सॉफ्टवेयर में या फिर इंफॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें, तो जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर स्टोर करना है तो वो स्टोर कहाँ पर होगी आपकी, किसी भी अगर डिवाइस में अगर स्टोर करने की बात करें तो वो आपकी डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है, क्लियर है। तो इस तरह से जो डेटाबेस है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है डेटा का, ओके, जो कि स्टोर किया जाता है और इसको रिट्रीव किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। और ओके, और जो इंफॉर्मेशन है उसका जो एक फॉर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म है, मीन्स वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, क्लियर है। अब बात करें कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, तो इसके लिए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस, तो उसके थ्रू इसको मैनेज किया जाता है डेटाबेस को, कि किस तरह से डेटा को स्टोर करना है और जब ज़रूरत पड़ेगी यूज़र को तो किस तरह से वहाँ से डेटा को फैच करके डेटा को जो रिज़ल्ट है उसको शो करना है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर आपका कोई ऑनलाइन जिस तरह से आप फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको जो ऑनलाइन शो हो रहा होता है वो किसी भी सॉफ्टवेयर का या फिर किसी भी एप्लीकेशन का आपका एक फ्रंट एंड होता है जहाँ से आप डेटा को एंटर करते हैं, ओके। फिर उसके बाद में जो बैकएंड वाला पार्ट है आपका, जो बैकग्राउंड वाला जो पार्ट है बैकएंड बोला जाता है, वहाँ पर आपका जो काम करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, वहाँ पर डेटाबेस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर डेटाबेस में जो डेटा है आप जो एंटर कर रहे हैं, आपके जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, जो एल्फान्यूमेरिक वैल्यूज़ है, जो आपके स्पेशल सिंबल्स है, मेल आईडी वगैरह में यूज़ होते हैं, तो वो आपके उस डेटाबेस में किस तरह से स्टोर हो रहे हैं, तो उसको मैनेज कौन करता है, आपका डीबीएमएस करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे बोला जाता है। तो डीबीएमएस जो है वो क्या है, फाइल को एक जो जो डेटा है डीबीएमएस जो है वो डेटा को क्या है एक फाइल के रूप में स्टोर करता है, ओके।
और जो इसका DVMS जो है वो डॉक्टर EF कॉल्ड जो है उनके 7 रूल्स को फॉलो करता है। ओके, उनके 7 रूल्स को फॉलो करता है। तो इस तरह से जो कुछ एक दो पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए डेटाबेस के बारे में। तो चलिए मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है आपका 89। तो 89 में जो पूछा गया है वो है आपका CDS ISIS पैकेज का माइक्रो जो एडिशन है वो लिखा है। मीन्स पूछा गया है कि CDS ISIS का जो पैकेज जो मीन्स जो सॉफ्टवेयर है, जो पैकेज है, सॉफ्टवेयर पैकेज है, उसका जो माइक्रो एडिशन है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका कोबोल लैंग्वेज है, दूसरा फोर्ट्रेन है, सी लैंग्वेज तीसरा ऑप्शन है, और इसी तरह से डी जो ऑप्शन है वो है पास्कल। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो चलिए, इसमें जो आपका डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। पास्कल लैंग्वेज में लिखा गया है CDS IS पैकेज का जो माइक्रो एडिशन है। अब इसको देखिए, माइक्रो एडिशन क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो एडिशन है आपका CDS IS का जो एडिशन है ये क्या है, डिज़ाइन किया गया था मिनी और माइक्रो सिस्टम के लिए। ओके, इसको डिज़ाइन किया गया था मिनी एंड माइक्रो सिस्टम के लिए, इसको डिज़ाइन किया गया था। और इसकी जो प्रोग्रामिंग की गई थी वो पास्कल लैंग्वेज में की गई थी। और इसको डिज़ाइन किया गया था IBM PCs के लिए, IBM पर्सनल कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो कि वर्क करता था MS DOS पे। ओके, तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया था। और बात करें कि CDS ISIS है क्या, तो ये एक कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि डिज़ाइन किया गया था 1985 में यूनेस्को के द्वारा। ओके, अब ये है क्या चीज़, ये क्या है, इंफॉर्मेशन स्टोरेज मींस डिज़ाइन किया गया था इसको इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और ज़रूरत पड़ने पे इसको रिट्रीव करना। ओके, तो एक टाइप का ये इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम है। क्लियर है। तो ये डिस्कस किया हमने CDS ISIS के पैकेज के बारे में। तो चलिए मूव करते हैं। जो अगला आपका क्वेश्चन है वो है आपका 90। जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो है आपका कंप्यूटर की किस पीढ़ी में निर्वात नली उपयोग में लाई जाती है। तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, मैंने पहले जो वीडियो बनाए हैं उन वीडियो में डिस्कस भी किया है कि वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो किस जनरेशन में यूज़ में ली गई थी। तो इसमें देखिए आपको फर्स्ट जनरेशन जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसमें जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने आपको पहले वीडियो में डिस्कस कर दी हैं, तो इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो इसी तरह से मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है 91। तो 91 जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्न प्रकार की स्मृति में कौन अस्थिर है। मीन्स इसमें पूछा गया है जो मेमोरी है वो कौन सी डायनामिक है, मीन्स एक ऐसी मेमोरी जो मतलब अस्थिर है, मतलब स्टैटिक नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है पहला रोम, दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो है रैम, और सी जो ऑप्शन है वो है पी रोम, और जो डी ऑप्शन है वो है सभी। तो इसमें से आपको डिस्कस करना है, इसको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर है वो सही है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहली जो चीज़ है वो है रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी, देन दूसरी जो चीज़ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसी को ही बोला जाता है अस्थिर मेमोरी। मीन्स ये एक स्थिर मेमोरी नहीं होती। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो टाइप्स होते हैं मेमोरी के वो कौन कौन से होते हैं, वो जानना आपको ज़रूरी है। तो पहली जो चीज़ है वो है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसी तरह से दूसरी जो मेमोरी होती है वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी, और फिर इसी तरह से कैश मेमोरी होती है, और फिर आपकी सेकेंडरी मेमोरी आती है। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है रैम के बारे में। तो रैम के बारे में मैं आपको बता दूं, इसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है और साथ ही साथ इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। वॉलेटाइल मीन्स होता है कि परिवर्तनशील, मतलब एक ऐसी मेमोरी होती है जब तक कि करंट फ्लो हो रहा है तब तक ये अपने स्टोर करती है डेटा को, उसके बाद में इसका जो डेटा वो लॉस हो जाता है। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसीलिए इसको बोला गया है। ओके, क्योंकि ये क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। तो इसमें क्या है, ये जो रैम है ये दो टाइप की होती है। पहली जो चीज़ है वो डायनेमिक है, दूसरी है स्टैटिक है। तो डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम ये दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। अब स्टैटिक जो रैम है इसमें क्या है कि जो आपका बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो स्टोर होता है आपका क्लॉक सीक्वेंसर सर्किट को यूज़ करके। ओके, क्लॉक सीक्वेंसर सर्किट्स को यूज़ करके इसमें बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। बात करें डायनेमिक रैम की, तो इसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन जो स्टोर हो रही है वो क्या है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं उनके फॉर्म में, उनके रूप में कैपेसिटर में स्टोर होता है। ओके, मीन्स कैपेसिटर में जिस तरह से करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस सप्लाई होती है, उसी तरह से कैपेसिटर में
इस करंट जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है। ओके, और जैसे करंट मींस बंद होता है, ओके, जैसे करंट की सप्लाई बंद होती है वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉस हो जाती है। तो इस तरह से वर्क करता है आपका डायनेमिक रैम। तो इसमें रैम का डिस्कस किया था अपनों ने, और जो भी टाइप है, रैम है, रोम है, कैश मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। और रैम के जो टाइप है आपके डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम में जो मैंने आपको बताया क्लॉक सीक्वेंसर सर्किट के यूज़ करके इसको स्टोर किया जाता है बाइनरी इन्फॉर्मेशन को। और डायनेमिक रैम में मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है और इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस सप्लाई किए जाते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्जेस के रूप में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो बाइनरी इन्फॉर्मेशन है, उसको स्टोर किया जाता है। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका 92 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि 8 बिट की जो स्ट्रिंग है वो कहलाती है। तो इसमें 8 स्ट्रिंग के बारे में पूछा गया है। तो चलिए आपको पता होगा कि ये जो एक्चुअल में स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग है। तो 8 बिट की जो स्ट्रिंग है वो कहलाती है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वो स्ट्रिंग है, और दूसरा जो ऑप्शन है बाइट है, फिर सी ऑप्शन कैरेक्टर है, और फिर बाइनरी है। ठीक है, तो इसमें देखिए 8 बिट जो मिलके बनता है, 8 बिट का जो ग्रुप होता है वो मिलके बनता है आपका वन वाइट। ओके, तो वाइट या फिर वन वाइट इसको बोल सकते हैं। तो ये आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप पूछ लिया जाए आपसे 8 बिट की जगह पूछ लिया जाए कि 4 बिट की जो स्ट्रिंग है वो कहलाती है, अगर 8 बिट की जगह 4 बिट दे दिया जाए, तो आपका जो आंसर होगा वो एक निबल होगा, वन निबल या फिर निबल। तो एक निबल में कितना आपका 4 बिट। और इसी वजह से वाइट की अगर बात करें तो आपकी 8 बिट होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 92 कंप्लीट हो गया। और मूव करते हैं अगला जो क्वेश्चन है आपका 115 115 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपसे, डैनलेट का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। मीन्स पूछा गया है कि डैनलेट का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है। इसमें आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया है आपको दिल्ली, दूसरा जो है वो है चेन्नई, और सी जो ऑप्शन है मुंबई, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपको जो करेक्ट आंसर है वो बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो देखिए डेलनेट का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। ओके, ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट है। तो डेलनेट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसको कब डिज़ाइन किया गया, किसके सपोर्ट से इसको बनाया गया है, और किस तरह से इसके फुल फॉर्म में चेंजेस आए। और ये जो क्वेश्चन है डेलनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आरएसबी में जो एग्ज़ाम हुआ था, आरएसएसबी का ग्रेड थर्ड, उसमें पूछा गया था। क्लियर, और काफ़ी एग्जाम से पूछ लिया जाता है इसका डेलनेट के बारे में। तो डेलनेट जो है वो क्या है, आपकी डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। और इसको डिज़ाइन किया गया था जनवरी 1988 में, 1988 में इसको बनाया गया था। और इसको डिज़ाइन कहाँ किया गया था, तो सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था इंडिया इंटरनेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली में, इसको स्टार्ट किया गया था। और इसको रजिस्टर्ड किया गया था एज ए सोसाइटी 1992 में। ओके, अब बात करते हैं कि इसका जो नाम था वो चेंज कब हुआ। पहले इसको दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क बोला जाता था, और इसका जो नाम है वो चेंज किया गया था 2000 में। ओके, और 2000 में इसका नाम जो रखा गया वो रखा गया जो अभी है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। बात करते हैं कि स्टार्टिंग में जब इसको स्टार्ट किया गया था, बनाया गया था, तो किसकी सपोर्ट से इसको डिज़ाइन किया गया था। तो स्टार्टिंग में इसको निसात की सपोर्ट से डिज़ाइन किया गया था। निसात, जैसा कि आपको पता है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेल्प से इसको डिज़ाइन किया गया था। और करंटली अगर बात करें तो बाद में इसको सपोर्ट किया था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, एनआईसी ने। ओके, अब इसका जो भी मेंटेनेंस वगैरह है, जो भी टेक्निकली हेल्प करता है, वो एनआईसी इसको हेल्प करता है। और बात करते हैं कि इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, डेलनेट को क्यों बनाया गया। तो इसका जो मेन जो इसका प्राइम ऑब्जेक्ट था वो था रिसोर्स शेयरिंग को प्रमोट करना। मीन्स जो लाइब्रेरीज़ हैं, जो अलग अलग लाइब्रेरीज़ हैं, उनके आपस में एक नेटवर्क को डिज़ाइन करना, और उस नेटवर्क के थ्रू वो आपस में अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे से शेयर कर सके। ओके, शेयर कर सके तो उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। मीन्स जब उनके आपस में कोई नेटवर्क होगा तभी वो आपस में अपने रिसोर्सेज को शेयर कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको रिसोर्स शेयरिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर भी बोला जाता है इंडिया का। ओके, तो ये डेलनेट के इसलिए बनाया गया था। बात करते हैं कि डेलनेट का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है। तो डेलनेट का जो प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर जय कुमार है। और बात करते हैं कि इसके प्रेसिडेंट की, तो डॉक्टर एस एस मूर्ति जो है वो इसके वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं डेसीडॉक के। और बात करते हैं इसके डायरेक्टर की, कि डेलनेट का जो डायरेक्टर है वो कौन है। तो डॉक्टर एच के कॉल इनके डायरेक्टर हैं।
तो ये जो चीज़ थी मैंने आपको डायलेट के बारे में बताई। और बात कर लेते हैं इसके जो मेन रिसोर्स शेयरिंग के जो मेथड है, मीन्स डायलेट के जो मेन मेथड है किसके थ्रू रिसोर्स शेयरिंग को परफॉर्म करता है और कौन कौन सी जो सर्विसेज हैं जो डायलेट प्रोवाइड कराता है। तो इसके जो मेन पहले जो चीज़ है वो है आपकी ILL सर्विस। ILL मीन्स इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस को प्रोवाइड कराना। नंबर 2 पे बात करें तो आर्टिकल डिलीवरी सर्विस को प्रोवाइड कराना। अगर नंबर 3 पे बात करें तो इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप को प्रोवाइड कराना। और 4 नंबर पे अगर बात करें तो कंसोर्शिया ऑफ ई जर्नल्स पैकेजेस। तो ये जो 4 सर्विस मैंने आपको बताई है इसकी मेन सर्विस है डेलनेट की। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की आपको डेलनेट के बारे में। और इसी के कंटिन्यूएशन में देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कौन सा है। 115 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, इसी तरह से मूव करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है 126 126 नंबर पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि कंप्यूटर शब्दावली और उपयोग में वर्ग का अर्थ है। मीन्स इससे पूछा है कि जो वर्ग है वो कंप्यूटर टर्म में मतलब इसको क्या क्या चीज़ है ये वर्ग, ओके, इसका मीन्स क्या होता है। तो बग देखिए क्या होता है, एक तरह की एरर होती है, मीन्स हिंदी में बोला जाए तो त्रुटि होती है। इसमें बोला गया है कि प्रोग्रामिंग कोई एरर या फिर कंप्यूटर कोई वायरस या फिर हार्डवेयर में एरर का कोई सिलेक्शन या फिर सॉफ्टवेयर में एरर का कोई सिलेक्शन, ओके। तो इसमें जो आंसर आपका ए है ये क्या एक प्रोग्रामिंग एरर है जिसको कंप्यूटर टर्म में बोला जाता है बग, ओके। तो इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक टर्म है जिसको जो प्रोग्रामिंग एरर है उसको बोला जाता है बग। तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा और मूव करेंगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा 127। तो 127 में पूछा गया है ERNET का पूर्ण रूप क्या है। मीन्स इसमें जो फुल फॉर्म है ERNET की वो पूछी गई है। तो इसमें आपके जो 4 ऑप्शन है, ईस्टर्न इन रीजन नेटवर्क है, बी ऑप्शन जो लिखा है इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च नेटवर्क, और जो सी ऑप्शन है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, और डी ऑप्शन जो दिया है वो है इकोनॉमिक रिसर्च नेटवर्किंग। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर जो है सी ऑप्शन है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। सी जो है वो आपका एकदम करेक्ट है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। तो इससे जुड़े जो पॉइंट है, जो इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ ERNET के बारे में। तो ERNET जो है आपका उसको डिज़ाइन किया गया था आपका 1986 में। अगर कभी पूछ लिया जाए कि ERNET को कब बनाया गया था, कब डेवलप किया गया था, तो इसको 1986 में डेवलप किया गया था। और ये जो है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है। और बाद में इसको बात करते हैं कि इसको ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट के रूप में कब इसको बनाया गया। तो ऑटोनॉमस इसको बना दिया गया था 1998 में। और किसके अंडर में, किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये वर्क करता है, तो ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट इसको मीटी बोलते हैं। उसके अंडर में ये वर्क करता है। बात करते हैं कि ERNET जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है। और इसका जो डायरेक्टर जनरल है ERNET का वो नीना पाहुजा है, ओके। तो अब बात करते हैं कि इसका जो एम है, मेन इसका जो पर्पज़ है, इसको क्यों डिज़ाइन किया गया। तो मीन्स है कि जो रिसर्च है और जो एजुकेशन है, मीन्स उसको किस तरह से डेवलप किया जाए और उसको किस तरह से एडवांस किया जाए, जिससे क्या है कि एजुकेशन को बढ़ावा मिले और उसमें कुछ ना कुछ हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया था कि रिसर्च और एजुकेशन इंडिया में, हमारे देश में जो रिसर्च और एजुकेशन का जो लेवल है उसमें किस तरह से एडवांसमेंट किया जाए, उसमें कैसे अच्छा मतलब उसको बेटर किया जाए, उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया था ERNET को। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे हमने अभी डिस्कस किए। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका 128, ओके। 128 जो नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया है वो सिंपल सा क्वेश्चन है। वो पूछा गया है कि MS ऑफिस क्या है, ओके। तो इसमें आपके जो 4 ऑप्शन है वो है आपका एक एक संचालन व्यवस्था, दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका एक सॉफ्टवेयर है, और डी ऑप्शन एक हार्डवेयर है, ठीक है। तो आपके देखिए इसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है एक सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में भी अगर इन डेप्थ अगर पूछ लिया जाए तो ये है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मीन्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मीन्स आपका जो कोई भी विंडो वगैरह आप इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे तो आपको ये इनबिल्ट उसमें मिलेगा सॉफ्टवेयर, इसलिए इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला गया है। और इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है बताने के लिए, सिर्फ ये वही है जैसे सॉफ्टवेयर आपको 2 टाइप के होते हैं, हमने कभी पढ़ा होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उसके बाद में जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं।
तो ये जो टाइप है आपका MS ऑफिस जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो चलिए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका 131, 131 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बहु उपयोगकर्ता प्रणाली है। मीन्स ये पूछा गया है कि मल्टी यूजर सिस्टम टाइप से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो मल्टी यूजर है, मीन्स इसमें एक या एक से ज़्यादा यूजर इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह से पूछा गया है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, और दूसरा जो बी ऑप्शन है वो आपका लैन है या फिर यूनिक्स बोला है इन्होंने, और यूनिक्स। और तीसरा जो ऑप्शन है सी ऑप्शन जो उसमें पूछा गया है कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क। और डी जो ऑप्शन है वो है आपका यूनिक्स जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लैन लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क जिस तरह से इसमें क्या है कि एक या एक से ज़्यादा यूज़र होते हैं, वो 70 में एक कलेक्शन होता है, मीन्स यूज़र्स का जो कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से और अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसका इसी तरह से जो आंसर सी है आपका लैन, ये आपका करेक्ट आंसर है। और मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका 142। देखिए इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में, जो अगर थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको बता देता हूँ। बाकी जो आंसर जो क्वेश्चंस हैं जिनमें नहीं लग रहा है कि कुछ एक्सप्लेन करना है तो उनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। क्लियर है। तो 142 पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। मीन्स उसमें पूछा गया है कि कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो देखिए इसमें अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जैसे कोबोल है आपकी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है वो आपकी नाम से पता लग रहा है कि क्या है, लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरी चीज़ है बेसिक, ये भी आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है। विगनेस और पर्पस सिंबॉलिक एंड इंस्ट्रक्शन कोड आपने पढ़ा होगा। और चौथा अगर देखा जाए फोर्ट्रेन, ये भी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये क्या है, ये भी एक टाइप की लैंग्वेज है। तो ये तीन जो लैंग्वेज है आपकी, कोबोल है, बेसिक है और फोर्ट्रेन है, ये तीनों ही आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें आपका जो सी ऑप्शन बचता है आशिकी, ये क्या है आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ओके। तो इसका जो आंसर है वो यही पूछा है कि कौन सा इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसमें सी जो आपका है वो आपके आंसर है आपका। क्लियर है। मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 148। 148 पे पूछा गया है कि डिजिटल जो आपका लाइब्रेरी फंक्शन में शामिल नहीं है। मीन्स एक आपका डिजिटल लाइब्रेरी है उसके फंक्शन में कौन शामिल नहीं है। आंसर में आपको दे रखा है कि सारण और समीक्षा। बी में दे रखा है भंडारा और प्रबंधन। और सी जो है वो है सभी। मीन्स ऑल ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऐसा पूछ दिया है सी ऑप्शन में। और इसी तरह से बात करें अगर डी, इसमें जो दे रखा है कि सृजित करना और अधिकृत करना है, तो मीन्स अगर बात करें कि मीन्स होता है कि मैनेजमेंट और उसका स्टोरेज करना और उसका मैनेजमेंट करना, और उसमें मतलब जो भी एक्टिविटीज़ है उनको अच्छे से परफॉर्म करना और सृजित करना और अधिकृत करना, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिजिटल लाइब्रेरी का ही पार्ट है। ओके। तो इस तरह से इसका जो सी जो ऑप्शन है वो आपका एकदम करेक्ट है कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है उनका जो फंक्शन है तो इसमें ये सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह से आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। इसमें पूछा गया है कि किसके द्वारा डेटाबेस में स्थिर शब्दकोश नियंत्रित होता है। मीन्स किसके द्वारा जो वोकेबलरी है वो कंट्रोल होती है डेटाबेस के अंदर। तो इसमें जो आपके चार ऑप्शन है, केवल प्राधिकरण फाइल है और आयत फाइल है, केवल मानक फाइल है या फिर मानक फाइल है और प्राधिकरण फाइल है, दोनों। ठीक है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है, आपने अगर ये क्वेश्चन देखा होगा तो इसमें डी जो ऑप्शन है वो आपका एकदम करेक्ट है। जो स्टैंडर्ड फाइलें हैं और जो ऑथोराइज फाइलें हैं उनके दोनों के ही द्वारा जो वोकेबलरी है डेटाबेस की वो कंट्रोल होती है। और डेटाबेस क्या होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है डेटा का, जो जिस जहाँ से हम किसी इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स वहाँ पर हम स्टोर डेटा को स्टोर करते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली उसको रिट्रीव करते हैं। तो इस तरह से डेटाबेस वर्क करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे उनके बारे में। तो अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो भी हमारा कंप्यूटर साइंस से रहेगा। जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और अब तक हमने 6 पेपर को डिस्कस किया है। ओके। आज का जो वीडियो था इसमें हमने पेपर नंबर 6 जो है उसको डिस्कस किया है। और इसी की कंटिन्यूएशन में हमारे और भी जो टेस्ट सीरीज में पेपर है उनको डिस्कस करेंगे। तो यूट्यूब पे बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।